टू प्लैनेट पर लौटने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि सीधे पुलिस ऑफिसर्स के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने उनसे विनती की, प्लीज मुझे मत मारिए और मैं अपनी पूरी कल्टीवेशन टेक्निक देश को सौंपने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, देश मेरी तरफ से बदला ले। क्योंकि 3 साल पहले मुझे अचानक एक जेड पेंडेंट मिला था जो एक टेलीपोर्ट पोर्टल खोल सकता था। उस समय मुझे लगा था कि मैं ही चुना हुआ इंसान हूँ। अब मैं दूसरे वर्ल्ड में जाकर सब पर राज करूंगा। यही है कल्चरेशन वर्ल्ड। मैं आ गया, लेकिन रियलिटी ने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। लगता है इमॉर्टल बनना तो दूर, मैं शायद कोई रिफाइनिंग स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। देखो, इसका चेहरा पूरा सफेद पड़ गया है। इतना बेचारा बनने से कोई फायदा होगा क्या? इस स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी दुनिया में टेस्ट के दौरान पता चला कि मेरे पास 10,000 में एक मिलने वाली 5 एलिमेंट्स वेस्ट स्पिरिचुअल रूट थी। यहाँ तक कि मुझे उम्र ज्यादा होने की वजह से मिसलेनियस डिसाइपल बनाने तक से मना कर दिया गया। जरा इसकी हालत तो देखो, सच में सोच रहा है कि कल्टीवेशन करेगा। हाँ, ये भी इनर सेक्ट में जाना चाहता है। कम से कम हमारा प्लाजा तो गंदा मत कर। इन 3 सालों में मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे निचली लेवल पर एक आवारा इंसान की तरह जीता रहा। अर्थ से लाए हुए ग्लास मार्बल्स और लाइटर्स बेचकर थोड़े बहुत लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ठगता और उन्हीं से सबसे घटिया पिल्स खरीदता था। किसी तरह अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का बस हल्का सा एहसास पैदा कर पाया। लेकिन कुछ ही समय पहले उम्मीद की वही छोटी सी किरण भी टूटने वाली थी, क्योंकि मुझे अभी अभी एक रेयर स्पिरिचुअल प्लांट ब्लड कोएगुलेशन ग्रास मिली थी। लेकिन उसे हाथ में लेते ही एक सेक्ट डिसिप्लिन की नजर मुझ पर पड़ गई। जल्दी बाहर निकल, मुझे पता है तू यहीं कहीं छिपा हुआ है। तू बचकर नहीं जा सकता। इस दुनिया में न कोई कानून है, न कोई इंसाफ। यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग वीक लोगों को निगल जाते हैं। यहाँ मॉर्टल्स घास फूस से ज्यादा कुछ नहीं है, और मेरे जैसे वेस्ट कल्टीवेटर्स सिर्फ जानवरों से भी बदतर। भाड़ में जाए ये कल्टीवेशन ड्रीम। मैंने दांत भींच लिए। मेरी आंखों में निराशा और पागलपन दोनों भरे हुए थे। अगर तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे, मैंने तुरंत रास्ते में मिले उस स्टोरेज बैग से एक चीज बाहर निकाली। वो ब्लड कोएगुलेशन ग्रास नहीं थी, वो तो अभी थोड़ी देर पहले एक डीमन बीस्ट के हाथों मारे गए रॉक कल्टीवेटर की छोड़ी हुई चीज थी। मैंने उस डीमन बीस्ट का सिर पूरी ताकत से पकड़ लिया। अपने शरीर में बची आखिरी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस तंग रॉक केव के डेड एंड में अपने दिमाग में वर्षों से शांत पड़ी उस डोर को एक्टिवेट कर दिया। अब बहुत हो गया, मैं ये घटिया जगह अपने देश को सौंप दूंगा। टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट होते ही मेरा शरीर हवा में गायब हो गया। पीछे सिर्फ सोड ऑरा से कटे हुए कपड़ों के कुछ टुकड़े रह गए। अगले ही पल पूरा रॉक केव ढह गया। स्पेस ट्रेजर, ये कीड़ा, इसके पास स्पेस ट्रेजर है? हाँ, दिलचस्प है। कुछ समय बाद याददाश्त में बसे लोकेशन के सहारे मैं सीधे नानजियांग सिटी के नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो पहुंच गया। इंट्रोगेशन रूम के अंदर लगभग उसी मिलीसेकंड में वन वे ग्लास के पीछे बने ऑब्जर्वेशन रूम में अचानक हड़कंप मच गया। इंट्रोगेशन रूम का लोहे का दरवाजा जोर से खुला। 4 पूरी तरह आर्मर्ड स्पेशल एजेंट्स काली बिजली की तरह अंदर घुस आए। उनकी टैक्टिकल फ्लैशलाइट्स की तेज रोशनी सीधे जमीन पर पड़े मुझ पर टिक गई। 4 टाइप 95 ऑटोमेटिक राइफल्स के काले मॉड्यूल्स अलग अलग एंगल से मेरे सिर और हाथ पैरों पर टिके हुए थे। अगर मैंने जरा सी भी खतरनाक हरकत की तो अगले ही पल मेरा शरीर गोलियों से छलनी हो जाता। तेज रोशनी की वजह से मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। लेकिन इतने सालों बाद अपनी मातृभाषा चाइनीज की आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो एक पूरी जिंदगी बीत चुकी हो। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरे फेफड़े टूटी हुई धौंकनी की तरह दर्द कर रहे थे। फिर भी मेरे चेहरे पर रोने से भी बदसूरत एक स्माइल आ गई। भले ही ये इंट्रोगेशन रूम है, लेकिन मैंने सही दांव खेला। टेलीपोर्ट होने से पहले मैंने आखिरी काम यही किया था कि अपने दिमाग में एंकर पॉइंट को नानजियांग सिटी की सबसे कड़ी सिक्योरिटी वाली जगह नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो बिल्डिंग पर लॉक कर दिया था। सिर्फ यही जगह मुझे बचा सकती थी, और सिर्फ यही जगह मेरे साथ आए इस दुनिया बदल देने वाले राज को संभाल सकती थी। मैंने धीरे धीरे दोनों हाथ सिर के ऊपर उठा दिए, ये दिखाने के लिए कि मेरा हमला करने का कोई इरादा नहीं है। मौजूद सभी स्पेशल एजेंट्स भले ही अच्छी तरह ट्रेन थे, लेकिन उनकी आंखों में भी हैरानी की एक झलक दिखाई दी। ये आखिर आया कहां से? ना नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए कहा, मैं एक कल्टीवेटर हूँ। मेरी बात सुनते ही चारों तरफ खड़े स्पेशल एजेंट्स की नजरें बदल गईं। उन्होंने मुझे शायद किसी मेंटल प्रॉब्लम वाले खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट की तरह समझ लिया। मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारे डायरेक्टर से मिलना है। मैं उठने की कोशिश ही कर रहा था कि एक स्पेशल एजेंट ने मेरी पीठ पर जोर से पैर रख दिया और मुझे जमीन पर दबा दिया। शांत रह। मेरा गाल ठंडी सीमेंट फ्लोर से चिपक गया, लेकिन मैं पहले से भी ज्यादा पागलों की तरह हंसने लगा। मैंने पूरी मुश्किल से उस डीमन बीस्ट का सिर आगे की तरफ सरकाया, फिर जमीन पर टपकते उसके खून की तरफ इशारा किया। वो डीमन ब्लड फ्लोर टाइल्स पर गिरते ही तेज गर्मी के कारण सस की आवाज करते हुए उन्हें कोरोड करने लगा। इसे देखो, इस खून को देखो। क्या अर्थ पर किसी जीव का खून ऐसा हो सकता है? मेरा नाम तियान डोंग है, मेरा आईडी नंबर है। मुझे
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम लोग सुन रहे हो, कैमरा के पीछे बैठे लीडर्स, वहाँ मैं एक बेकार इंसान था और यहाँ भी मैं सिर्फ एक चींटी हूँ, लेकिन मेरे हाथ में दूसरी दुनिया तक पहुँचने की चाबी है। उस दुनिया में अमृता देने वाली मेडिसिन है, आसमान में उड़ने वाली फ्लाइंग स्वॉर्ड्स हैं और ऐसे पर्पल ओरिजिन रिसोर्सेज हैं जो पूरे हुआशिया के हर इंसान को ड्रैगन जैसा शक्तिशाली बना सकते हैं। मैं ये सब देश को सौंपना चाहता हूँ। पूरा इंटेरोगेशन रूम मौत जैसी खामोशी में डूब गया। सिर्फ उस डीमन बीस्ट के सिर में बची हुई स्पिरिचुअल एनर्जी मॉडर्न कोल्ड लाइट्स के नीचे हल्की हरी चमक बिखेर रही थी। वन वे ग्लास के पीछे नानजियांग सिटी नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर ली गुओशी मॉनिटरिंग स्क्रीन को बिना पलक झपकाए घूर रहे थे। उन्हें तो ये भी पता नहीं चला कि उनके हाथ का थर्मस कप का ढक्कन कब जमीन पर गिर गया। उन्होंने रिप्ले देखा। अभी कुछ देर पहले वो इंसान सचमुच हवा में से प्रकट हुआ था। न कोई थर्मल इमेजिंग वार्निंग, न कोई दरवाजा या खिड़की टूटी, मानो कोई घोस्ट सामने आ गया हो। तुरंत रेड लेवल 1 इमरजेंसी एक्टिवेट करो, सारे एक्सटर्नल नेटवर्क इंटरफेसेस अभी के अभी डिस्कनेक्ट कर दो, वेरीफाइड इंक्रिप्टेड हॉटलाइन जोड़ो। हो सकता है इस बार हम सच में जिंदगी का सबसे बड़ा मौका पा गए हों। नानजियांग सिटी नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो, अंडरग्राउंड लेवल 3, बायोहेजर्ड आइसोलेशन जोन। तेज अलार्म अब बंद हो चुका था, लेकिन हवा में फैला तनाव इतना गहरा था कि मानो उसे छुआ जा सकता हो। शस्ट हाई प्रेशर वाटर गन से स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट मिला हुआ धूंध जैसा लिक्विड बिना किसी रहम के मेरे पूरे नंगे शरीर पर डाला जा रहा था। इस समय मैं ऐसा लग रहा था मानो किसी लैबोरेटरी का टेस्ट सब्जेक्ट हूँ जिसकी सारी इज्जत छीन ली गई हो। मेरे हाथ पैर स्ट्रैप से मेटल बेड पर बांधे गए थे। चारों तरफ पूरी तरह सील्ड हैवी प्रोटेक्टिव सूट्स पहने 6 मेडिकल स्टाफ खड़े थे। हार्ट रेट 140, ब्लड प्रेशर हाई है, शरीर पर कई सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, पीठ पर शार्प वेपन जैसी डीप वुंड है जो हड्डी तक पहुंच चुकी है, लेकिन इन्फेक्शन का कोई निशान नहीं। इसके वुंड्स आंखों के सामने तेजी से ब्लीडिंग रोक रहे हैं। हीलिंग स्पीड सामान्य इंसान से 5 गुना ज्यादा है। एक मेडिकल स्टाफ मशीन के डेटा को देखते हुए बोला। मास्क की वजह से उसकी आवाज भारी सुनाई दे रही थी। मैंने उन्हें जो करना था करने दिया। मेरी खाली नजर सीलिंग पर लगी शैडोलेस लाइट को देख रही थी। मैंने जरा भी विरोध नहीं किया। मुझे पता था ये जरूरी प्रोसीजर है। अगर मैं सचमुच किसी बेहद खतरनाक एलियन वायरस को साथ लेकर आया हूँ तो ये लोग पूरी मानवता की जान बचा रहे हैं। वो बैग अभी भी है? मैंने अचानक भर्राई हुई आवाज में पूछा। मेरा ब्लड सैंपल ले रही नर्स का हाथ हल्का सा कांप गया। पास खड़े स्पेशल एजेंट ने तुरंत राइफल नीचे तान दी। वो एविडेंस है, उसे सील करके टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। अभी तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। तियान डोंग, डिप्लोमा ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन के बाद नानजियांग में फूड डिलीवरी का काम किया। 3 साल पहले गायब हुआ और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मृत मानकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई। अब बताओ इन 3 सालों में तुम कहाँ थे और हवा में से प्रकट होने वाला वो ट्रिक क्या था? मैंने होठों को हल्का सा मोड़ा, चेहरे पर तंज भरी स्माइल आ गई। ट्रिक? हाँ, क्या तुमने कभी ऐसा मैजिक ट्रिक देखा है जो स्टील प्लेट तक को कॉरोड कर दे? उसी समय बगल की फिजिक्स और बायोलॉजी कंबाइंड लैब में व्हाइट कोट्स पहने देश के टॉप एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप एक पूरी तरह सील्ड ब्लास्ट प्रूफ ग्लास बॉक्स के चारों ओर खड़ा था। उनके चेहरे ऐसे थे मानो कोई चमत्कार देख रहे हो या फिर ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब जो किसी भी पल फट सकता हो। उस ग्लास बॉक्स के अंदर वो डरावना डीमन बीस्ट का सिर चुपचाप रखा हुआ था। अविश्वसनीय सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग प्रोफेसर माइक्रोस्कोप के नीचे रखे सैंपल को देखते हुए उत्साह से कांपने लगे। उनका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। इसकी सेल एक्टिविटी अर्थ के मैमल्स से 300 गुना ज्यादा है। मरने के बाद भी इसकी सेल्स आसपास की एयर मॉलिक्यूल्स को निगलने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, ये एयर को नहीं बल्कि किसी ऐसी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही हैं जिसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। प्रोफेसर हान, इधर देखिए। उस डीमन ब्लड के सीमेंट फ्लोर पर गिरने से जो कोरोशन हुआ वो एसिड बेस रिएक्शन नहीं है बल्कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स के रिलीज जैसा लग रहा है। इस ब्लड के अंदर मौजूद एनर्जी डेंसिटी हाई एनर्जी बैटरी लिक्विड के बराबर है। एक्स-रे इसे पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। थर्मल इमेजिंग में भी कोई इको नहीं मिल रहा और ये बैग ऐसा लग रहा है मानो इसने हर चीज को निगल लिया हो। मास कंजर्वेशन पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाहर का साइज और वेट जरा भी नहीं बदला। ये तो मास कंजर्वेशन लॉ का सीधा उल्लंघन है। ये चीज ऐसी लग रही है जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस को मोड़ कर उसमें एक फोल्डेड नॉट बना दिया गया हो। स्पेस फोल्डिंग टेक्नोलॉजी? बुजुर्ग प्रोफेसर के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। अगर ये टेक्नोलॉजी है तो कम से कम ह्यूमन सिविलाइजेशन से 500 साल आगे है और अगर ये बायोलॉजी है तो फिर ये भगवान की बनाई हुई चीज है। नहीं। उसी समय लैबोरेटरी का दरवाजा खुला। ली गुओशी तेज कदमों से अंदर आए। उनके पीछे 2 गंभीर चेहरे वाले रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी थे। उस इंसान ने कहा था इसे स्टोरेज बैग कहते हैं और उस बीस्ट का नाम विंड ब्लेड वुल्फ है। सारा डेटा तुरंत सील कर दो। इसे एसएसएस लेवल टॉप सीक्रेट घोषित किया जाता है और अभी से फाइल नंबर 001 स्प्रिट सोर्स आर्काइव एक्टिवेट करो। उस वुल्फ हेड का डीएनए सीक्वेंस अर्थ पर मौजूद किसी भी नॉन स्पीशीज से मैच नहीं करता और इस क्लॉथ बैग को भी साइंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैंने धीरे से कहा वो कल्चरेशन वर्ल्ड है, एक ऐसी दुनिया जहां स्ट्रॉन्ग ही सब कुछ होता है। हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखता है। ली गुओशी ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बिना झिझक जवाब दिया। मैं पहले ही कह चुका हूँ मुझे सिर्फ जिंदा रहना है। वहाँ मैं एक बेकार इंसान हूँ। 5 एलिमेंट्स, मिक्सड स्पिरिचुअल रूट, मेरी कल्टीवेशन स्पीड
घोंघे से भी धीमी है। न मेरा कोई बैकग्राउंड है, न कोई रिसोर्सेज। एक साधारण सी हर्ब के लिए मुझे लगभग कुत्ते की तरह मार ही दिया गया था। अब मैं ये सब सहते सहते थक चुका हूँ, इसलिए तुम वापस लौट आए। ली गुओशी मेरी आंखों में देखते हुए बोले। मैंने सिर हिलाया। हाँ,